नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था भारत के संविधान के अध्ययन के क्रम में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने जो भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा अधिनियम, नियम या फिर एक्ट बनाए गए थे, उन एक-एक एक्टों के बारे में हमने पूरी जानकारी देखी थी और वहाँ से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का चैप्टर बंद हो जाता है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो अंतिम भारत शासन अधिनियम था 1935 का भारत शासन अधिनियम हमने देखा था। इस 1935 भारत शासन अधिनियम में हमने देखा था कि जो हमारे देश का संविधान है, उस पर सर्वाधिक झलक ये इस भारत के 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 की दिखाई पड़ती है, जिसमें 321 धाराएं व 10 अनुसूचियाँ थीं, जिनके क्रम में हमने देखा था कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी जाती है और केंद्रीय विषयों को 3 भागों में बांट दिया जाता है: केंद्र सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। और 59 विषय केंद्र सूची के होते हैं, 54 विषय प्रांतीय सूचियों के होते हैं और 36 विषय आपके समवर्ती सूची के होते हैं। तो केंद्र सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां के बारे में हमने जानकारी की थी और हमने देखा था कि केंद्र पर भी संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है भारत शासन 1935 अधिनियम के माध्यम से, और आरबीआई की भी स्थापना कर दी जाती है, ठीक है, और स्टेट पीसीएस भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद में 11 ऐसे प्रांत थे जिनमें से 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया था। और प्रांतीय स्तर पर भी क्या किया जाता है कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनमें सरकार का गठन कर रहे हैं और स्थानीय विधानमंडल क्या थे, उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दे रहे हैं यहाँ से। और संवैधानिक सुधारों के क्रम में ये हमारा आखिरी था 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब 1935 के भारत शासन, हम संविधान पढ़ रहे हैं, तो संविधान पढ़ने के क्रम में हमने देखा, सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख ली कि हमारे कैसे कैसे धीरे धीरे करके ब्रिटिश सरकार ने जो नियमों और कानूनों का भारतीयों के साथ मिल करके निर्माण किया और भारत देश में लागू किए। कहीं पर विरोध हुआ उन कानूनों के लागू करने के समय में, क्योंकि कई प्रकार की ऐसी स्थितियां बन रही थी जो भारत के लिए सही नहीं थी, या फिर भारत के लोग बहुत तेज़ी से प्रतिक्रियावादी नीति का पालन करने लगे थे। अंग्रेज सरकार द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा था उसकी प्रतिक्रिया दी जा रही थी। हमारा देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे भारत देश में आंदोलन आगे बढ़ रहे थे, प्रत्येक आंदोलन की जो सफलता थी वो भारत का भविष्य तय कर रही थी। उन आंदोलनों के क्रम में तो जैसे धीरे धीरे करके फिर समय आगे बढ़ता है, तो बढ़ने के क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध की घटना होती है वैश्विक परिवेश में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में फिर से जो तुम्हारा यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जगह ले लेता है, संयुक्त राष्ट्र संघ जगह ले लेता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, दबाव बनाना स्टार्ट करता है किन पर, देशों पर, कि आप जहाँ पर आपने अपना शासन स्थापित कर रखा है उसको छोड़ना स्टार्ट करिए। या फिर ये कह सकते हैं कि उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो भारत के बहुत ही शुभचिंतक थे। जब वो भारत के शुभचिंतक रहे होंगे तो वो भारत को आज़ादी देना चाह रहे थे कि भारत के लोगों को आज़ाद कर दिया जाए, अब ये लोग अपना देश चला सकते हैं। तो उस क्रम में क्या हुआ कि जब भारत और अंग्रेज़ों के बीच में बातचीत होने लगी तो अंग्रेज़ इस बात पर सहमत हो गए कि हम आपके यहाँ पर क्या करेंगे, हम आपको सत्ता हस्तांतरित कर देंगे और आप शासन चलाइए। तो बात ये आई कि शासन अब चलाया कैसे जाए, कैसे किया जाए। तो वहाँ से बात निकल करके आती है, तो फिर कुछ व्यक्तियों का समूह भेजा जाता है, जैसे कैबिनेट मिशन भारत पर आता है। तो वो जब समूह भारत पर आ जाता है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य आ जाते हैं भारत पर, वो चर्चा करते हैं, मुस्लिम लीग अपनी बात रखती है, कांग्रेस पार्टी अपनी बात रखती है, तो आम सहमति बनती चली जाती है और देश का विभाजन कर देते हैं। विभाजन करने के बाद में बात तय होती है कि जब तक आप अपने देश का संविधान तैयार नहीं कर लेंगे, आप देश का संविधान तैयार करिए, अपने हिसाब से तैयार करिए। तो संविधान सभा का गठन करने की बात होती है। तो संविधान सभा की बैठकें होती हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है, 64 लाख रुपए खर्च होता है, तब जाकर के हमारे देश का संविधान का निर्माण होता है। ये संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी, या संविधान निर्माण की बात कैसे चली, कहाँ से चली, इसका हम अब इसका अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूँ आपका एजुकेटर सुरेश चंद्र निषाद, यूपी बोर्ड क्लासेस से संविधान के विषय में आपको जानकारियाँ प्रेषित कर रहा हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, जहाँ समस्या हो, जिस टॉपिक पर या किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप कमेंट करिए, हम उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। एवं सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा वो आप तक ससमय पहुंचता रहेगा। आइए शुरू करते हैं। संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वप्रथम एमएन रॉय, इस व्यक्ति को तो याद ही कर लीजिए। इसने 1934 में स्वराज पार्टी के गठन के दौरान
संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। मतलब उस व्यक्ति का नाम बताइए आप जिसने संविधान सभा का मतलब क्या है? एक सभा बनानी है, कमेटी बनानी है, असेंबली बनानी है, लोगों को इकट्ठा करना है। वो क्या करेंगे? लोग होंगे, वो मिलेंगे, उनके बाद में वो मिल करके क्या करेंगे? संविधान का निर्माण करेंगे। जो लोग मिलेंगे उनकी निश्चित संख्या होगी, उसको हम सभा का नाम देंगे। तो एक संविधान सभा का गठन की बात सबसे पहले किसने की? एम एन रॉय ने की। कब की? 1934 में। और एम एन रॉय कौन थे? इन्होंने स्वराज पार्टी का जब गठन किया था तब इन्होंने ये बात कही थी। 1935 में प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। मतलब 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, उसने स्पष्ट कर दिया कि हम अपने देश का संविधान का निर्माण करेंगे, और वो जो संविधान का निर्माण होगा वो एक संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं। व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा तो एम एन रॉय ने स्वराज पार्टी के माध्यम से बात की। कांग्रेस पार्टी ने 1935 में कहा कि हम संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से करेंगे। इसके बाद में क्या होता है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है, क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। मुस्लिम लीग क्या कर देती है? नामंजूर कर देती है। और जो अगस्त प्रस्ताव था, ब्रिटिश सरकार एवं नेहरू ने मांग की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वैक्स मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा के परिप्रेक्ष्य में था। मतलब अगस्त प्रस्ताव का मूल उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार एवं नेहरू ने, जो ब्रिटिश की सरकार थी एवं नेहरू ने, दोनों ने स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण की बात की थी। तो कहा था कि जो संविधान सभा बनेगी, अब देखो 1935 में संविधान सभा की बात होती है, संविधान निर्माण की बात होती है। फिर संविधान निर्माण किसके माध्यम से होगा? संविधान सभा के माध्यम से होगा। संविधान सभा में कौन होगा? वयस्क मताधिकार के द्वारा क्या होगा? निर्वाचित होगी। मतलब ये भी जो भी संविधान सभा में व्यक्ति शामिल होंगे वो कैसे होंगे? वैक्स मताधिकार से शामिल होंगे। और 1946 में क्या था? कैबिनेट मिशन। जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, ये क्रिप्स मिशन 1942 में जब आया था तो भारत सरकार ने इसको भारत के लोगों ने नामंजूर कर दिया था। वो इसलिए कर दिया था, कारण ये था कि उस समय उसमें एक ही फॉल्ट था कि ब्रिटिश क्या चाह रहे थे कि जो तुम्हारा सर्वोच्च टॉप पे रहेंगे, अपने यहाँ पर आज सर्वोच्च कौन है? राष्ट्रपति हैं। तो उस टाइम उन्होंने कह दिया था कि नहीं, सर्वोच्च पे ब्रिटेन की महारानी रहेंगी। तो भारत के लोग बोले नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हम संविधान का निर्माण खुद करेंगे और संविधान सभा का निर्माण हम ही लोग करेंगे। और संविधान सभा का जब निर्माण हो जाएगा, उस संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा और हम स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। हम किसी की अधीनता स्वीकार ही नहीं करेंगे। ठीक। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, भारत पहुंचा, अंग्रेज थोड़े से झुक गए, बोले कि आप अपना संविधान बनाओ, लेकिन हम 3 व्यक्तियों का समूह भेज रहे हैं, ये जाकर के तय करेंगे कि भारत देश संविधान बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, कि तुम लोग फर्जी बातें करते रहते हो, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। तो इसमें सदस्य थे, इन तीनों सदस्यों का नाम याद कर लीजिएगा, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। कौन थे? 3 लोग सदस्य थे। कौन कौन थे कैबिनेट मिशन में? स्टेफर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे। इसमें अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था। इसने क्या किया? एक अपनी रिपोर्ट तैयार की, इसमें संविधान सभा के गठन का फॉर्मूला प्रस्तुत किया। जो ये 3 लोग थे, इन्होंने क्या किया? अपनी रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट तैयार करने के बाद में उस रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का फॉर्मूला दे दिया कि भाई आप संविधान सभा का निर्माण कैसे करेंगे। इसके आधार पर प्रांतीय प्रतिनिधियों का चुनाव प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर करने की व्यवस्था थी। मतलब 10 लाख लोगों पर हम एक आदमी चुनेंगे, वो क्या होगा? संविधान सभा का सदस्य होगा। दूसरा, प्रांतीय प्रतिनिधियों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं, बल्कि संपत्ति कर व शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, मताधिकार के आधार पर होगा। जो प्रांतीय प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वो संपत्ति कर एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनको मताधिकार दिया जाएगा, और वो क्या करेंगे? प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रांतीय प्रतिनिधि का चयन करेंगे। ठीक। उसमें सभी को वोटिंग के लिए पार्टिसिपेशन का अलाउ नहीं किया था कि सभी लोग वोट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। कौन करेगा? जो संपत्ति है जिनके पास में, जो कर देते हैं, या जिनको शैक्षिक योग्यता, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग मत देंगे। मत देने के बाद में प्रांतीय प्रतिनिधियों का गठन कर लेंगे। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, संविधान सभा गठित हो जाती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। ये कई बार पूछ लिया था। अब इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित कर लिए जाते हैं और इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर ये हट जाते हैं, इनकी जगह पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि 10 लाख व्यक्तियों पर निर्वाचन की बात कही गई थी। आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर को पहली बैठक हो जाती है। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। वहाँ संविधान सभा के लोग बैठ करके तय कर लेते हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थोड़े से बुजुर्ग हो गए हैं और हो सकता है ये अपने कार्यों का संचालन ना कर सकें, तो आम सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है? संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग नहीं शामिल हुआ। मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया 9 दिसंबर 1940 को। कितने लोग आए? 211 लोग शामिल हुए। मुस्लिम लीग विरोध इसलिए कर रहा था, वो अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था, पाकिस्तान की मांग कर रहा था। देखिए, यहाँ से हम एक कंपटीशन के छात्र हैं, हमें कई सारे पहलुओं पर अध्ययन करना होगा। हमें एक जो वास्तविकता में सही दृष्टिकोण है वो लेकर के चलना, हमें भावनाओं पर नहीं बहना है। नहीं पता चले पाकिस्तान का नाम है और हम भावनाओं पर बह गए और पाकिस्तान को हमने सिंधु नदी के माध्यम से जितनी भी नदियों का पानी अपने पास आता है पाकिस्तान में और छोड़ दिया और पाकिस्तान बह गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम एक राष्ट्र हैं, हम गांधी जी के मार्गदर्शन पर चलते हैं, हमें हिंसा कदापि पसंद नहीं है, हम सर्वजन कल्याण की भावना पर कार्य करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री का ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम उसका आचरण करते हैं। भारत सरकार सत्यमेव जयते पर काम करती है और हम एक ऐसे राष्ट्र के नागरिक हैं जिस राष्ट्र ने अपने विरोधियों का भी अनित नहीं सोचा। हमें एक अच्छे भारत की स्थापना करनी है। हमें एक ऐसे देश का निर्माण करना है जिस देश में समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ पहुंच सके, वो भी लाभान्वित हो सके। हमें समाज के उस तबके को चिन्हित करना है जो तबका बहुत वर्षों से गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बीमारी या फिर विकास की मुख्य धारा से बाहर है, हमें उसको जोड़ना है। हमें प्रयास करना है कि हम समाज की समस्याओं को चिन्हित करें और एक एक करके उन समस्याओं की आलोचना न करते हुए समस्याओं के समाधान पर विचार करें। और हम प्रयास करें कि किसी विशेष समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। हमारे देश का संविधान एक ऐसी पुस्तक है या एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है, अगर इसका प्रत्येक सेंटेंस या प्रत्येक वाक्य पूरी ईमानदारी से एक भी दिन के लिए लागू कर दिया जाए तो हमारा राष्ट्र विश्व का सर्व से अच्छा राष्ट्र की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल जी ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर यह बात कही थी। वास्तविकता में हमारे देश का संविधान में हर वर्ग का, हर व्यक्ति का, हर तबके का, प्रत्येक लोगों के साथ में इंसाफी करने का प्रयास किया है, न्याय दिलाने का प्रयास किया है, उनको स्वतंत्रता देने का प्रयास किया है, उनको समानता का अनुभूति कराने का प्रयास किया है और उन तमाम विशेषाधिकारों को रोकने का प्रयास किया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त होता है और किसी व्यक्ति का अधिकारों का हनन होता है। आइए देखते हैं आगे, इसी क्रम में आगे देखते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये पीटी के लिए आपका इम्पोर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था और किसके द्वारा पेश किया गया था और कब पास हुआ था। 13 दिसंबर 1900 पहली बैठक 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है, 211 लोगों ने भाग लिया। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव यही हमारी प्रस्तावना बनती है आगे जा करके, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की जाती है और 22 जनवरी 1947 को पारित कर ली जाती है। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये आगे चल करके हमारे देश का प्रस्तावना, संविधान में प्रस्तावना की जगह लेता है। अगले पॉइंट में देखते हैं 22 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज अपनाने की तारीख हमें याद होना चाहिए क्योंकि भारत, हमारे देश में जो परीक्षा का पैटर्न है ये पूछ लेता है कभी कभी कि हमने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया।
तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य होगा मई 1949 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को चुन लिया गया था। 26 जनवरी 1950 से काम करना स्टार्ट किए थे। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो 24 जनवरी को ये 3 बातें हुई थी। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रगान अपना लिया, राष्ट्रगीत अपना लिया, राष्ट्रीय ध्वज कपना अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। अगला पॉइंट, ये तो बहुत ही बार पूछ लिया गया, छोटे मोटे एग्जाम में तो ऐसे ही पूछ लेता है। सॉरी, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। खांसी आ रही है, कोरोना नहीं है हमको। 2 साल 11 माह 18 दिन। इस दौरान संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। इस दौरान संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई? 11 बैठकें हुई। कितना समय लिया? 2 साल 11 माह 18 दिन। और कितना रुपए व्यय किया? 64 लाख रुपए उन्होंने व्यय किया। 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 साल का हमने समय लिया और कुल 11 बैठकों का हमने आयोजन किया और कितना रुपए व्यय किया हमने? 64 लाख रुपए व्यय किया। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा और अपने दिमाग में संविधान को लेकर के पूरी तरीके से सेट कर लीजिएगा प्रत्येक बिंदु को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पूरे संविधान में मतलब पूरे देश में संविधान लागू होता है। उसके 2 दिन पहले हम आखिरी बैठक करते हैं। वो बैठक करते हैं 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1951-52 तक पहले आम चुनाव होते हैं। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं 1951-52 में होते हैं। अब ये 1951-52 का मतलब है कि समय ज़्यादा लग गया था। बैलेट पर चुनाव होता था, बैलेट भी कम थे, व्यवस्थाएं भी नहीं थी, तो चुनाव कराने में समय लगा था। किसको? जो हमारी नई सरकार, अंतरिम सरकार गठित हुई थी, जब उस सरकार ने भारत में चुनाव कराने की बात करी, आम चुनाव होने वाले थे, तो हमको काफ़ी समय लग गया था। संभवतः 4 से 5 या 6 माह तक का समय लगा था। तो समय लगने के पीछे कारण था कि उस समय हमारे पास संसाधन नहीं थे, चुनाव कराने के लिए हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं थी। अब आप देखते होंगे कि 1 महीना में चुनाव खत्म करा लेते हैं। आगे क्या होता है कि ये वाला जो ये पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में लाहौर अधिवेशन, जो लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ये जो लाहौर अधिवेशन होता है इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें गांधी जी सम्मिलित नहीं होते हैं और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को जब मौका मिलता है तो जवाहरलाल नेहरू तुरंत पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देते हैं और गांधी जी इस बात के लिए मना करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि नहीं, आप पूर्ण स्वराज की बात करिए, हम भी पूर्ण स्वराज चाह रहे हैं, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से। हम चरणों के रूप में स्वराज प्राप्त करेंगे, हम अचानक से स्वराज प्राप्त नहीं करेंगे। एक भारत देश में गांधी जी एकमात्र ऐसे पुरुष हैं जो महापुरुष थे, पुरुषों में महापुरुष थे वो। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जैसे हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम सीधे एग्ज़ाम निकालने की बात करते हैं। गांधी जी कहते हैं नहीं, एग्ज़ाम निकालने की बात नहीं करो, पहले पूरा सब्जेक्ट तो तैयार कर लो, एग्ज़ाम तो अपने आप निकलेगा। यही सेम बात यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि पूर्ण स्वराज हम तब हासिल करेंगे, पहले हम अपने आप को उस लायक बना तो लें। पूर्ण स्वराज तो ये हमें उसी दिन दे देंगे जिस दिन हम उस लायक हो जाएंगे। तो चरण डिसाइड कर रखे थे गांधी जी ने। पहले हम लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोग हमारे साथ आएंगे, हम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होंगे, अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे, हमें पूर्ण स्वराज मिल जाएगा। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि नहीं गांधी जी, आप बहुत समय ले रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो जल्दबाजी में जवाहरलाल नेहरू को मौका मिल जाता है, गांधी जी अनुपस्थित होते हैं, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस इस बात पर गांधी जी से विवाद कर लेते हैं 1939 में, 1940 में, जब हरिपुरा और त्रिपुरा का अधिवेशन होता है कांग्रेस का। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस एक बार बन जाते हैं अध्यक्ष। सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता होते हैं, वो कह रहे हैं हमें आज़ादी चाहिए, आज चाहिए। गांधी जी कह रहे हैं आज कैसे ले लोगे आज़ादी। सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं तारीख तय करो, हम सशस्त्र विद्रोह करेंगे, तख्ता पलट देंगे। गांधी जी कहते हैं नहीं, हम तख्ता पलटने लायक तो हों तब तो तख्ता पलटेंगे। गांधी जी कहते हैं कि हम भी आज़ादी चाह रहे हैं
और यही अम्बेडकर साहब से भी विवाद होता, बातों में संवाद के माध्यम से अम्बेडकर साहब से भी उनका वाद विवाद होता है। वाद विवाद का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, शब्दों का वाद विवाद होता है, अर्थों का वाद विवाद होता है, वाद विवाद होता है विचारों का। गांधी जी कहते हैं कि अम्बेडकर साहब कहते हैं कि आप देश की आज़ादी की बात कर रहे हैं, हमें पहले अपने लोगों की आज़ादी चाहिए, हमें अपने समाज की आज़ादी चाहिए, हमारा समाज कितना कितना तबका दबा हुआ है। गांधी जी कहते हैं हाँ, लेकिन उनको हम आज़ादी देंगे, उनको उनकी आज़ादी के लिए हम भी प्रयास करेंगे, लेकिन देश की आज़ादी हमको सबसे पहले लेनी होगी। तो गांधी अम्बेडकर सहमत होते हैं कि देश की आज़ादी के लिए लड़ाई करेंगे साथ में, और साथ में क्या करेंगे, दलितों के उत्थान के लिए भी काम करेंगे। तो उसी क्रम में 1932 का पूना पैक्ट आता है। तो इस तरीके से घटनाक्रम बनता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी महत्वता है। हम क्या करते हैं, मुंहफट हो जाते हैं, कभी कभी गांधी जी को गाली बकने लगते हैं। लोग कैसा करते हैं अमूमन, भारत देश के लोग अपने जो हमारे देश के महापुरुष हैं उनको ही नहीं पहचान रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस को कुछ कहने लगते हैं। वाद विवाद तो हो सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी कुछ उटपटांग कहना। पंडित जवाहरलाल नेहरू विद्वान व्यक्ति थे, गांधी जी भी विद्वान थे, अम्बेडकर साहब भी विद्वान थे, सारे विद्वान लोग थे। ये सब मिल करके देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, विचारों की लड़ाई लड़ रहे थे, एक अच्छे भारत के निर्माण की बात कर रहे थे। गांधी जी चरणबद्ध तरीके से काम करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस तारीख तय करना चाहते हैं, हमको तारीख बताओ, किस तारीख पे आज़ादी दिलवाओगे। गांधी जी कहते हैं ऐसे कैसे तारीख बता दें, हम सब मिल करके आज़ादी के लिए लड़ेंगे। बोले तारीख बताओ, नहीं उस तारीख के बाद से हम तख्ता पलट कर देंगे। तो उसी क्रम में आज़ाद हिंद फौज की गठन करते हैं सुभाष चंद्र बोस। पंडित जवाहरलाल नेहरू बीच की कड़ी होते हैं, गांधी में और सुभाष में और अंबेडकर में। गांधी में बीच की कड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। सब में सामंजस्य करने का प्रयास करते हैं। तो हो सकता है कि इस समय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू दबाव में आ गए होंगे गर्मपंथियों के, या फिर उन लोगों के दबाव में आ जाएंगे जो बड़ा मतलब एक्टिव थे, जिनको जल्दी आज़ादी चाहिए थी। और गांधी उस समय अनुपस्थित थे, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है, और वो तिथि थी 26 जनवरी। और इसी 26 जनवरी से तय कर लिया जाता है कि हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसी 26 जनवरी को महत्वता देने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान लागू किया, और स्वतंत्रता दिवस हमने 15 अगस्त 1947 को मनाना प्रारंभ किया, जिस तिथि को हमको अंग्रेजों ने आज़ाद कर दिया था, मतलब आज़ादी की घोषणा कर दी थी। ठीक। अब संविधान सभा का तो गठन हो गया भाई साहब। जब संविधान सभा का गठन हो गया, तो संविधान सभा का गठन होने के बाद में संविधान सभा जब गठित हो गई, उसमें सदस्य सम्मिलित हो गए। ठीक है। जब संविधान सभा का गठन हो जाता है, संविधान सभा का गठन होने के बाद में संविधान सभा में जो सदस्य होते हैं, अब उसमें से कुछ सदस्य थे वो जो कांग्रेस के थे, कुछ सदस्य थे मुस्लिम लीग के थे। मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है, पहली बैठक होती है 211 लोग भाग लेते हैं, और बाकी अन्य लोग भाग ही नहीं लेते हैं। तो जो उस संविधान सभा में जो सदस्य थे, उन सदस्यों में से संविधान सभा में समितियों का गठन कर दिया गया। मतलब संविधान सभा के सदस्यों के बीच में कार्यों का विभाजन कर दिया गया। उन कार्यों का विभाजन एक समिति का निर्माण करके किया गया। उस समिति में एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया, उसको कुछ सदस्य दे दिए गए, और उनको उस विशेष कार्य के लिए दे दिया गया कि आपको ये कार्य करना है। जैसे प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि संविधान का प्रारूप किसने बनाया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो संविधान का प्रारूप बनाने का उत्तरदायित्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास में था। तो संविधान का प्रारूप बनाने का कार्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ही किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, और कभी कभी इसको इंग्लिश में पूछ लेता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी किसने बनाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। दूसरा, संघ शक्ति समिति, मतलब संघ के पास में क्या क्या शक्तियाँ होंगी, उसकी जानकारी किसको इकट्ठा करनी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये लोग क्या करते थे कि अपने क्षेत्र विशेष में, जैसे प्रारूप बना लिया भीमराव अम्बेडकर ने, इन्होंने प्रारूप पेश किया होगा, सबने सहमति जताई होगी, प्रारूप को स्वीकार कर लिया होगा। संघ शक्ति समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संघ को क्या शक्ति दी जाए, उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी इकट्ठा की होगी, और विस्तृत करके उन्होंने पूरा तैयार किया होगा, और उसको क्या कर दिया होगा, संविधान सभा के समक्ष पढ़ा गया होगा, लोगों ने चर्चा की होगी, लोगों ने सहमति दी होगी, और उसको लागू कर दिया होगा। जो कमियां होंगी उसको हटा दिया गया होगा। और संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू को दे दिया गया था। और प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल को दे दिया कि प्रांतों के लिए कैसा संविधान होना चाहिए, प्रांत कैसे कार्य करेगा। इसके बाद में संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
राज्यों के लिए संपत्ति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया समिति, राजेंद्र प्रसाद। क्या प्रक्रिया होगी, ये इंपॉर्टेंट 8वें नंबर का आपका। सरदार पटेल कौन थे, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने इंपॉर्टेंट है संविधान में, आप आगे देखेंगे, भाग 2 में है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में है। अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति का गठन सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया था। इसके बाद में अगला है मौलिक अधिकारों की उपसमिति, जेबी कृपलानी। यही कन्फ्यूजन होता है, सरदार पटेल मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कितना इंपॉर्टेंट विषय होगा मौलिक अधिकार, यहाँ पर 2 लोगों के दिशा निर्देशन में समिति का गठन किया गया था। हमारे देश में जो अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक की परिभाषा ये नहीं होती है, अल्पसंख्यक की परिभाषा होती वह धर्म जिसकी संख्या कम है उनको अल्पसंख्यकों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो सिर्फ मुस्लिम ही अल्पसंख्यक नहीं हुए, जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं वो भी अल्पसंख्यक हैं, जो सिख समुदाय के हैं वो भी अल्पसंख्यक हैं। अब ये निर्भर करता है कि जैसे पंजाब है, पंजाब सिखों का राज्य है, तो पंजाब के लिए सिख अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन हमारे देश के लिए सिख अल्पसंख्यक हैं। जब हम पंजाब की आबादी से सिखों की आबादी की तुलना करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जब हम देश की आबादी से सिखों की आबादी की तुलना करते हैं तो काफ़ी कम पाई जाती है। तो पंजाब के लिए अल्पसंख्यक सिख नहीं है, देश के लिए सिख अल्पसंख्यक हैं। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज कैसा होगा, इसके लिए किसको चुन लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब देखते हैं प्रारूप समिति के बारे में, इम्पोर्टेंट। ड्राफ्टिंग कमेटी याद कर लीजिएगा, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। यह संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस संविधान का प्रारूप तय किया था, मतलब इसने संविधान का प्रारूप तय किया था। इसमें सदस्य कितने थे, 7 थे। कई बार यही पूछ लिया कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। 7 के नाम आपको पता होने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, टी कृष्णामाचारी, एन माधव राव। ये 7 सदस्य थे। किसमें थे, प्रारूप समिति में। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। यह क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था। 4 ऑप्शन दे देगा, 1 को बाहर करना होगा, 3 होंगे। ठीक है। प्रारूप समिति को प्रारूप तैयार करने में 6 माह से कम समय लगा। प्रारूप समिति के लिए कुल बैठकें 141 हुई। प्रथम बार प्रारूप का प्रस्तुत किया गया, मतलब जब प्रारूप प्रस्तुत किया जा रहा होगा वो फरवरी 1948 में प्रारूप प्रस्तुत करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया था। तो प्रारूप समिति इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रारूप समिति में क्या था, आपका संविधान का प्रारूप तय किया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक एक चीज़ आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। संविधान के कुछ अनुच्छेद थे जिनको लागू नहीं किया गया था। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को छोड़कर शेष जितने अनुच्छेद थे या शेष संविधान था उसको हमने अपने देश में लागू कर दिया था 26 नवंबर 1949 को। तो ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश में आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को। हमारे देश में पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी की तिथि क्यों चुनी गई, लाहौर अधिवेशन 1929 के कारण। इसके बाद में नए विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान का पिता एवं आधुनिक मनु की संख्या दी जाती है, आधुनिक मनु की संख्या दी जाती है। ये जो मनु नाम के एक ऋषि थे, इन्होंने पूर्व में भारत को चलाने के लिए एक ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम दिया था मनुस्मृति। तो इस मनु के कारण क्या किया गया, बाबा साहब को आधुनिक मनु की संज्ञा दे दी गई थी और भारत के संविधान का पिता और विधि मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला पॉइंट, कानूनी सलाहकार कौन थे, सर वी एन राव। इंपॉर्टेंट नाम है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे, बी एन राव।
हाथी क्या था? संविधान सभा की मुहर थी। HBR अयंगर ये संविधान सभा के सचिव थे। तीन नाम तो याद ही कर लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान निर्माता, सर BN राव कानूनी सलाहकार, और संविधान सभा के सचिव HBR अयंगर। ये पूछा जाता है HBR अयंगर, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को प्रवाहमय शैली में लिखा है। मतलब जो लिखा है, किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ये लेखक थे, लिख दिए थे संविधान को। वसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी संस्करण में लिपिबद्ध किया है। वसंत कृष्ण जो वैद्य हैं 1985 में, शायद मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने पहली बार संविधान का हिंदी रूपांतरण लाई थी। उसके 1985 तक हमारे देश का संविधान अंग्रेजी में ही लिखा रखा रहा था। ठीक है, तो ये नाम याद कर लिए। HBR अयंगर संविधान के सचिव हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन्होंने लिपिबद्ध किया है। वसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी रूपांतरित किया है। संविधान के संबंध में जो आलोचना की जाती है, इस आलोचना को भी देख लेते हैं। पहला क्या है कि प्रांतीय निकाय नहीं है। संविधान क्या है हमारा? प्रांतीय निकाय नहीं है, अर्थात सार्वभौमिक मताधिकार पर इसका गठन नहीं किया गया। 1951-52 में आम चुनाव में संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य चुने गए, यह उनकी लोकप्रियता दर्शाता है। ये तर्क दिया गया, लोगों ने आलोचना की कि इसमें प्रतिनिधि निकाय नहीं है, अर्थात सार्वभौमिक मताधिकार पर इसका गठन नहीं किया गया। ठीक है, ये क्या प्रतिनिधि निकाय नहीं है? मतलब जो भी उसमें वोटिंग पावर था वो सबको नहीं था। संपत्ति कर और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रांत में 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया था। उन्होंने संविधान सभा का गठन किया था। तो लोगों ने कहा कि ये सार्वभौमिक मताधिकार को आपने पालन नहीं किया, इसलिए इसमें प्रांतीय मतलब प्रतिनिधि निकाय नहीं है। तो इसका तर्क दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि इसके बाद जो आम चुनाव हुए थे उसमें जितने भी हमारे सदस्य थे संविधान सभा के, वो सब जीत करके आए थे 51-52 में। अगला पॉइंट, समय की बर्बादी। तर्क देते हैं कि अमेरिका का संविधान बहुत छोटा है, कम समय में तैयार कर लिया गया। भारत का संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया गया। तो देखिए, भारत और अमेरिका में अंतर है। अमेरिका में न्यायालय जो कहता है वही होता है, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में न्यायालय, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका तीनों का सामंजस्य है, और तीनों के बारे में जब हम विस्तृत चर्चा कर लेंगे तो कभी हितों का टकराव नहीं होगा। अमेरिका में तुमने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट और जो कार्यपालिका, उनकी लड़ाई होती रहती है, मतलब विवाद होता रहता है। वो कोर्ट जाते हैं, फिर कोर्ट मानता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। भारत में भी यही होता है, लेकिन सबके अधिकार बटे हुए हैं। न्यायालय को भी अधिकार है कि आप भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो मूल अधिकार है, उनका हनन ना करते हुए कोई भी विधि का निर्माण करिएगा, उसकी समीक्षा का अधिकार है। तो समय की बर्बादी हुई, अच्छा हुआ, लेकिन हमारे संविधान ने लोकतंत्र को अराजक एवं मनमानी से बचा लिया। संप्रभुता का भाव। बैठकों से पहले इजाजत। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? सोवरन। संप्रभुता का मतलब होता है संप्रभु, हम स्वयं में निर्णय ले सके। तो कुछ आलोचकों ने कहा कि आप तो बैठक करते थे, उसके पहले अंग्रेजों से इजाज़त लेते थे। तो हमारे लोगों ने कहा कि ठीक है, हम बैठक करते थे, इजाज़त तो लेते थे, लेकिन ये संकेत था, सांकेतिक प्रक्रिया थी। हमारे संविधान सभा की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अंग्रेज सरकार का कोई दबाव नहीं था। तो ठीक है, तो हम संप्रभु हुए ना। जो हमने अपनी बैठकों में जब निर्णय लिए, वो हमने अपनी सहमति से लिए, ना कि अंग्रेज सरकार की सहमति से लिए। हमने उन्होंने आज्ञा तो ली कि भाई हम आज बैठक करने जा रहे हैं, उनसे परमिशन ले लिए, लेकिन उस परमिशन के दौरान जो भी हमने निर्णय लिया वो हमारी संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों के द्वारा लिया गया, इसलिए हम संप्रभु हैं। अगला पॉइंट, कांग्रेसियों का प्रभाव। कांग्रेसियों का तो प्रभाव था, यहाँ तक कि ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि कांग्रेस का प्रभाव था, लेकिन उतना नहीं था जितना लोगों ने आलोचना की है कि कांग्रेस के प्रभाव की। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अन्य दलों की स्थापना किए थे। जब किसी दल विशेष की स्थापना होती है तो उस दल विशेष की स्थापना का एक उद्देश्य प्रमुख होता है। दल विशेष का मतलब पार्टी, पार्टी का मतलब संगठन।
संगठन का मतलब लोगों का समूह, एक किसी विशेष उद्देश्य के लिए। जब भारत की निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं विशेष कार्यों के लिए, तो एक पार्टी का गठन करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने पार्टियों का गठन किया था, नई पार्टियों का गठन किया था, नए नए दलों का गठन किया था। तो उन पार्टियों और दलों का गठन करने के बाद में उन्होंने कांग्रेस से अपने विचारों में समन्वयता स्थापित करते हुए संविधान सभा में भाग लिए थे। तो ये कहना पूर्णतः सत्य नहीं होगा कि कांग्रेस का प्रभाव था। अगला पॉइंट है वकीलों एवं राजनीतिकों का प्रभाव। इससे संविधान की भाषा जटिल बन जाती है तथा समाज के अन्य वर्गों का उतना प्रतिनिधित्व नहीं है। वकीलों का प्रभाव ही था और राजनीतिकों का भी प्रभाव था। राजनीतिकों का प्रभाव होना और वकीलों का प्रभाव होना लाजमी है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने आलोचना की है कि ये वकीलों का स्वर्ग है, लेकिन ये वही वकील थे जिन्होंने देश के हितों की रक्षा करने के लिए एक अच्छे संविधान का निर्माण करने का प्रयास किया है। हम एक कंपटीशन के छात्र हैं। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करके एक सार्थक चर्चा करें और सार्थक हल निकालने का प्रयास करें, ना कि अपने संविधान की आलोचना करने लगें। क्योंकि हम अपने संविधान की आलोचना करेंगे तो फिर हम कैसे एक अच्छे नागरिक के रूप में रह पाएंगे। और हाँ, कमियां हो सकती हैं हमारे देश के संविधान में, उनको सुधारा भी जा सकता है, किंतु पूरे संविधान को गलत कहना गलत हो सकता है। और हमारे देश का संविधान इतना बढ़िया संविधान है, ईमानदारी से अगर पालन कर लिया जाए तो हम उन राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे जहाँ पर कभी हिंसा नहीं होती है, जहाँ पर सदैव शांति रहती है, जहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, जहाँ के लोगों के साथ में न्याय मिलता है, किंतु हम अपने संविधान को ही लागू करने में विफल हो जाते हैं। हमारे राज्य की सरकारें, हमारे केंद्र की सरकारें, जो हमारा या ग्रामीण स्तर की सरकारें या फिर नगर स्तर की सरकारें, जो हमारा मूल संविधान है वो ही लागू होने में विफल हो जाता है। अगला पॉइंट है हिंदुओं का प्रभाव। आलोचना के क्रम में ये अंतिम आलोचना थी कि कुछ लोगों ने कहा कि भारत के संविधान में हिंदुओं का प्रभाव है, हिंदुओं का प्रभाव है, हिंदू बहुत हैं, हिंदू बहुत हैं, हिंदू बहुत हैं। तो हिंदू बहुत हैं, तो हिंदू के क्रम में आप ये कह सकते हैं कि हिंदू तो थे ही। और जब मुस्लिम लीग ने अपने सदस्यों को भेजने से मना कर दिया और उसके बाद में मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी, तो उसके बाद में कुछ ऐसे लोग थे जो मुस्लिम नेता थे जो भारत की संविधान सभा के सदस्य रहे थे, जैसे मोहम्मद सादुल्ला थे, मौलाना अबुल कलाम थे, कई सारे लोग थे, कई सारे सदस्य थे जो भारत के साथ रहना चाहते थे, जो भारत में रहे और पूरी तरीके से उनको भी कार्य विभाजन में उनके साथ में किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया गया और सबको समान रूप से व्यवहार किया गया। तो ये कहना पूरी तरीके से गलत होगा कि इसमें हिंदुओं का प्रभाव था। हाँ, हिंदुओं का प्रभाव था, लेकिन हिंदुओं के साथ में जो भी हिंदू के अलावा अन्य वर्ग के लोग थे उनको ससम्मान सहित हमने सम्मिलित किया और उनको वही अधिकार दिए गए जो हिंदुओं के पास में अधिकार थे। ये था हमारा आज का, यहीं ख़त्म करते हैं और आगे से कल से हम संविधान राज्य व्यवस्था के बारे में जो अगले क्रम का बात होगी उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका एजुकेटर सुरेश चंद्र साद। यूपी बोर्ड क्लासेस से संविधान के विषय में आपको जानकारी दे रहा हूं और आगे भी इसी प्रकार से संविधान के विषय में जानकारी देते रहेंगे। और जब तक संविधान की अंतिम क्लास नहीं हो जाती है, यूँ ही हमारा आपका साथ बना रहेगा। आपको जो भी समस्या हो कमेंट करिएगा, वीडियो में कहीं भी दिक्कत आए आप हमसे बात करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, या फिर आप मैसेज के द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट